नमस्कार, 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। देश में कोरोना के 2.71 लाख नए केस सामने आए हैं। 2,71,202 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 1,38,000 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में आपको बताएं कि 314 मरीजों की मौत हुई है। देश में 15.5 लाख एक्टिव केस हैं, तो 24 घंटे में 314 की मौत हुई है। ये अपडेट यहां पर आ रहा है। 2,71,202 नए केस यहां पर कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 314 की मौत हुई है। टीकाकरण के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने यहां पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू हुए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क कोरोना टीकाकरण महाअभियान को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। जान जहान और जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करता विश्व का ये सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आत्मनिर्भर भारत की सामर्थ्य को प्रकट करता है। ये यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात को कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू हुए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क कोरोना टीकाकरण महाअभियान को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। जान जहान और जीविका की सुरक्षा का विश्व का यह सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। भारत में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर देश को बधाई दी और लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। देश में अब तक लोगों को 156 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि ठीक 1 साल पहले भारत ने कोविड महामारी के बीच 135 करोड़ जनता के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया था। ये काम उस वक्त असंभव दिखता था, लेकिन पीएम मोदी जी की अगुवाई में असंभव सा कार्य संभव हुआ। दुनिया हमारी सराहना कर रही है। पंद्रह जनवरी तक लोगों को 156 करोड़ डोज, महिलाओं को 76 करोड़ डोज दिए गए। 18 साल से ज्यादा उम्र के 70% लोगों को दोनों डोज, 18 साल से ज्यादा उम्र के 65 करोड़ को दोनों डोज, ग्रामीण इलाकों में 99 करोड़ से ज्यादा डोज लगे हैं। करीब 4 लाख किन्नरों को वैक्सीन दी गई। 15 से 17 उम्र के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को टीका दिया गया जिनके पास पहचान पत्र नहीं था। ऐसे 67 लाख लोगों को टीका। जेल में बंद कैदियों को 6 लाख से ज्यादा डोज। आदिवासी जिलों में 11 करोड़ से ज्यादा डोज, 40 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों के घरों के पास दी गई। तो वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल यहां पर आज पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में 13.63 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है। बीजेपी में शामिल होंगे कई बड़े चेहरे। आज लखनऊ मिलेंगे सस्ता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में वहां पर मौजूद रहेंगे जब तमाम नए लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आज लखनऊ में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में नामों के बारे में जानकारी होगी कि कौन वो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि लगातार जो जानकारी आ रही है उसमें कहा गया है कि कोई बड़ी शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां से, लाइव तस्वीरें कि अनुराग ठाकुर आज सदस्यता दिलाएंगे। और बातचीत करने के लिए शबाब हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब के पास सीधे रुख करते हैं। शबाब, आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। कितने बजे कार्यक्रम होगा और कौन कौन से लोग आज शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी के मुख्यालय में ये जो सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत होगी और कई नामों की चर्चा है। उनमें सबसे बड़ा जो नाम चर्चा में आ रहा है वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम जो है वो खबरों में है। हालांकि अभी इन बातों की पुष्टि नहीं है क्योंकि हम लोग इस समय अपर्णा यादव के घर पर ही मौजूद हैं और जो जानकारी मिल रही है अभी तक वो अपने आवास से निकली नहीं है। लिहाजा चूंकि 10 बजे का कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में निर्धारित है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय में ही मौजूद हैं, उनके साथ स्वतंत्र देव
तो बड़ी ज्वाइनिंग्स की बात चल रही है, लेकिन कौन हो सकता है इसका खुलासा जो है उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो भी नाम है वो निश्चित तौर पर बड़े चौंकाने वाले हैं। शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे दारा सिंह चौहान, अखिलेश यादव से रास्ता दिलाएंगे, बीजेपी छोड़कर एसपी ज्वाइन करेंगे। 3 दिन पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आज समर्थकों के साथ एसपी में शामिल होंगे। तो साइकिल पर सवार होंगे दारा सिंह, ये बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। अखिलेश यादव पार्टी की सदस्यता दारा सिंह चौहान को दिलाएंगे। आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे दारा सिंह चौहान, ये बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। समर्थकों के साथ एसपी ज्वाइन करेंगे दारा सिंह चौहान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। टिकट के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में परचम लहराएगी। टिकट के ऐलान के साथ ही सीएम के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें से 83 सिटिंग विधायक थे। 83 में से 63 विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। चर्चाओं के विपरीत सीएम योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से टक्कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। टिकट ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराएगी। अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम मथुरा से हमारे संवाददाता और निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन के पास सबसे पहले रुक करते हैं। नितिन, लगभग सभी दलों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। कितना दिलचस्प मुकाबला इस बार आप मथुरा में देख रहे हैं और किस तरीके से अब चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है? देखिए, अगर बात करें तो मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 जो विधानसभा सीटें उनमें जो सबसे दिलचस्प अगर मुकाबला रहेगा तो मथुरा की माट जो विधानसभा है उस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बसपा से 8 बार के जो विधायक रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा, उनका जो मुकाबला रहेगा उस भाजपा और जो सपा के आरएलडी के प्रत्याशी हैं संजय लाठर और राजेश चौधरी। तो कहा जा सकता है क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा और माट विधानसभा में देखना होगा कि जो 8 बार के विधायक हैं, जो लगातार 8 बार से विधायक रहे हैं, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जिन्होंने कई सरकारों में जो मंत्री का पद से भी नवाजे गए हैं, तो उनसे सीधा मुकाबला रहेगा संजय लाठर और राय चौधरी जो भाजपा के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पैनल में रहे थे। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो मथुरा का जो चुनाव होगा काफी दिलचस्प होगा। साथ ही अगर बात करें मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान विधायक हैं, ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उन पर दाव खेला है। तो वही जो इस बार जो है उनकी सीधी टक्कर जो है प्रदीप माथुर जो कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे हैं उनसे सीधी देखने को मिलेगी। मथुरा की अगर छाता विधानसभा की बात करें तो छाता विधानसभा पे जो चौधरी लक्ष्मीनारायण पर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भरोसा जताया और उनको एक बार फिर टिकट दिया है। इस टिकट देने के साथ ही जो लक्ष्मीनारायण चौधरी हैं और जो आरएलडी प्रत्याशी हैं, सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं ठाकुर तेजपाल सिंह, उनके बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगा। और इस सीट का इतिहास रहा है कि आज तक के कभी भी इस सीट पर जो जनता है उसने एक बार जिस प्रत्याशी को चुनाया उसको दोबारा नहीं चुनाया। तो देखना होगा कि इस छाता विधानसभा सीट पर क्या नजारा निकल कर आता है। अगर बात करें गोवर्धन विधानसभा सीट की, तो गोवर्धन
विधानसभा सीट में जो है बसपा प्रत्याशी जो राजकुमार रावत हैं उनकी सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी जो मेघश्याम है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो गोवर्धन सीट से अगर हम बात करें तो कारिंदा सिंह विधायक रहा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कारिंदा सिंह की टिकट काटी और टिकट काटने के साथ ही जो मेघश्याम है उन पर भरोसा जताया है। तो देखना होगा कि इस विधानसभा सीट पर बिल्कुल नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। निखिल हमारे साथ मेरठ से है। निखिल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ की बात करें तो कितना दिलचस्प आप दंगल देख रहे हैं, क्योंकि सभी प्रत्याशी अब सामने आ चुके हैं, उनके नाम, ऐसे में चुनाव प्रचार किस तरीके से हो रहा? देखिए, दिलचस्प चुनाव मेरठ का बन ही गया है, क्योंकि एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गढ़ मेरठ को कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प होगा हस्तिनापुर का चुनाव, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर ग्लैमर का तड़का लगा दिया है। दक्षिण फिल्मों में काम करने वाली अर्चना गौतम यहां से चुनाव लड़ रही है और उसके बाद उनके सामने भाजपा के मंत्री दिनेश खटीक चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, भाजपा ने इस चुनाव में 3 टिकट चेंज कर दिए हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी शहर विधानसभा सीट से लड़ा करते थे, इसकी जगह पर कमल दत्त शर्मा को टिकट दे दिया गया है। वहीं मेरठ की कैंट विधानसभा सीट से सत्यप्रकाश अग्रवाल, जो कि 4 बार के विधायक थे, उनका टिकट काटकर अमित अग्रवाल को दे दिया है। और सिवाल खास विधानसभा सीट से वहां मनिंदर पाल को टिकट दे दिया गया है। यानी भाजपा का जो परंपरागत टिकट था वो चेंज हुआ है और उसके बाद बाकी दलों के समीकरण कुछ बिगड़ गए। कुछ पार्टियों ने अभी अपने सभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा बड़ा अंडर प्ले कर रही है, क्योंकि कई नई चेहरे जो बसपा ने अपने यहां पर लगाए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अभी जिस तरह से रैलियों पर रोके कैसे ये चुनाव प्रचार होगा। मेरठ में ना तो झंडा दिख रहा है, ना ही प्रत्याशी दिख रहे हैं और ना ही अभी डोर टू डोर कैंपेन दिख रहा है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर आगे बढ़ाने वाली चीजें सामने आएंगी तो देखना होगा कि कैसे प्रत्याशी वोटर्स को मनाएंगे और अपने पक्ष में वोट डलाएंगे। बिल्कुल निखिल, बने रहिए हमारे साथ। शबाब हमारे साथ लखनऊ से हैं। शबाब, लगभग पहले और दूसरे फेज के ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा तमाम दलों ने कर दी है। कुछ एक नाम रह गए हैं तो उनका भी ऐलान जल्दी कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि वर्चुअल तरीके से प्रचार करना है, सारी चीजें बदली हुई परिस्थितियां हैं, रैलियां, रोड शो, तमाम चीजों पर रोक लगाई हुई है। क्या समीकरण आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? और पश्चिम से जो हवा निकलेगी वो पूर्वांचल तक जाएगी, क्या संकेत है? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पुराने इतिहास को दोहराना है, जबकि समाजवादी पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भाजपा के इस तिलिस्म को तोड़ना बड़ा जिम्मा होगा। अगर इंडिविजुअल पार्टी वाइज बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस पूरे तिलिस्म को तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके का हथियार अपनाया है। छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन किया है। तमाम उन नेताओं को जगह दी गई है जो जिताऊ नजर आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो घटनाक्रम समाजवादी पार्टी में भी घटा है वो भी चिंता का सबब है कि इतने दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को ज्वाइन करा लिया गया, जिनको अब टिकट के लिए जो है वो यहां से वहां शिफ्ट किया जा रहा है। आपको याद होगा, पहले चंद्रशेखर रावण को लेकर के तमाम तरीके की बातें चली। फिर चंद्रशेखर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि अखिलेश यादव दलितों का सम्मान नहीं करना चाहते। मामला बहुत लाइमलाइट में आया। उसके बाद हालांकि अखिलेश यादव से भी इस बात को पूछा गया तो उन्होंने फिर भी कहा कि हम अभी चंद्रशेखर रावण के लिए रास्ते खुले हुए हैं। दूसरा बड़ा नाम इमरान मसूद का है, पश्चिमी यूपी से कांग्रेस के नेता थे, ज्वाइन करने समाजवादी पार्टी आए, कांग्रेस से रिश्ते खत्म हुए, जबकि कद्दावर नेताओं में उनका शुमार होता था। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी टिकटों के बंटवारे को लेकर के बड़ा मामला जो है वो सामने आया, क्योंकि हाल में ही ज्वाइन किए हुए धर्म सिंह सैनी और इमरान मसूद लगभग आसपास की सीटों पर लड़ते हैं, तो उनकी सीटें शिफ्ट की जा रही थी। खबरों की माने तो इमरान मसूद समाजवादी पार्टी से किनारा कर सकते हैं, वो किसी और राजनीतिक दल की तरफ आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, साथ ही साथ नितिन और निखिल आपसे भी आगे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में कांग्रेस द्वारा महिला कार्ड खेले जाने और रेप पीड़िता की मां को टिकट दिए जाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा गया है। कांग्रेस ने उन्नाव की माखी कांड की रेप पीड़िता की मां को उन्नाव सदर से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। जिन मां बेटी को आपने टिकट दिया है उन पे 420 नकली टीसी बनवाने का मुकदमा दर्ज है। उसी में उनकी जमानत भी अभी खारिज हुई है। जिस परिवार को आपने टिकट दिया उन पे दर्जनों से अधिक मुकदमे उन्नाव में ही दर्ज हैं। तो मेरी माँ को टिकट मिला था तब तो आपकी पार्टी को सारा धर्माधर्म याद आ गया था।
इसी मुकदमे में उन्होंने 3 बार समय बदला, पहले दोपहर के 2 बजे, फिर शाम के 6 बजे, फिर रात के 8 बजे। ये एडमिटेड फैक्ट है कि उस समय मेरे पिता की लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव कार्यालय की पाई गई। खबर वाराणसी से है। यहां पर समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने डिजिटल वॉर रूम तैयार किया है। वॉर रूम में एसपी की महिला नेता दूसरी महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव में प्रचार करने का गुर भी सिखा रही हैं। इस वॉर रूम में लैपटॉप से लेकर टैब और इंटरनेट की पूरी सुविधा दी गई है। रोज 2 घंटे यहां महिलाएं एकत्रित हो रही हैं। ये महिला नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रही हैं। वो एसपी के फ्री बिजली, महिला सुरक्षा का वादा और महंगाई जैसे मुद्दों को अपलोड कर रही हैं। तो हम महिलाओं ने मिलकर ये एक डिजिटल रूम के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और तमाम यूट्यूब है, उसके माध्यम से हमारी पार्टी की बातों को जनता के बीच में कैसे ले जाएं। तो हम लोगों को जब भी समय मिलता है, महिलाएं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आके यहाँ पे उनको हम सिखा के अपनी बातों को जनता के बीच में रखने के लिए डिजिटल प्रचार प्रसार का साधन जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए हरमनजोत सिंह के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। यंग जीनियस के इस सफर में हम कई सारे बच्चों से मिले। हर बच्चा अपने आप में नायाब था, लेकिन एक हैं जो कि सच में दिल को भा गए। आइए बात करते हैं हरमनजोत सिंह से। हरमनजोत, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आपको कैसा लगा यंग जीनियस में आकर? सर, ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं आप जैसे फेमस पर्सनालिटी जैसे आनंद सर, लवलीना मैम, RSOD सर, उनसे इंटरेक्ट कर पाया, उनसे रूबरू हो पाया। पर एक बात बताइए हरमनजोत, जब लवलीना जी आपका ऐप देख रही थी तो आपको कैसा लग रहा था? सर, वो मेरे लिए एक ऑनर की बात थी कि उन्होंने मेरा ऐप खुद अपने फोन पे पहले इंस्टॉल किया और फिर उसको यूज भी किया। तो शूट के दौरान आपको क्या अच्छा लगा? सर, सबसे पहले तो शूट से पहले जब हम बॉम्बे पहुंचे, उसके नेक्स्ट डे हमारा शूट था और पहली बार मैं एक वैनिटी वैन को एक्सपीरियंस कर पाया। जो मैं हमेशा सेलिब्रिटीज को देखता था कि वो इतनी बड़ी बड़ी वैनिटी वैन्स में बैठते हैं। इतना बड़ा सेट देखा, इतना बड़ा शो के लिए जो सेट देखा, उससे तो मेरी आंखें एकदम अजीब सी हो गई कि ये कैसी नई दुनिया है और काफी अच्छा लगा शो पे आके। ओके हैरी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट हरमनजोत। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।